नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसी न्यूज की इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओल्ड सोनारी में बुजुर्ग दंपति के घर में जबरन घुसकर मारपीट। बुजुर्ग दंपति को जबरन घर से निकालना चाह रहे थे हमलावर। मारपीट की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई है कैद। पीड़ित ने शैलेंद्र पांडे व स्थानीय नेताओं पर दर्ज कराया केस। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान करने में जुटी। अतिरिक्त कृषि कर के विरोध में जमशेदपुर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन। सिंहभूम चैंबर ने डीसी को राज्यपाल व सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। विरोध प्रदर्शन कर की अतिरिक्त कृषि कर वापस लेने की मांग। कर वापस नहीं लिए जाने तक आंदोलन चलाने की दी धमकी। और कदमा में मरीन ड्राइव सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन ने टाटा लीज की भूमि पर बन रहे अवैध भवन पर चलाया बुलडोजर। सीओ के नेतृत्व व पुलिस सुरक्षा में 3 जेसीबी ने की तोड़फोड़। अतिक्रमणवाद में सीओ कोर्ट के फैसले के बाद हुई कार्रवाई। अब बात करते हैं सोनारी में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति से मारपीट किए जाने की। जमशेदपुर के ओल्ड सोनारी बस्ती स्थित अमृत कुमार गुप्ता के घर में घुस आए कुछ लोगों ने दंपति के साथ मारपीट कर उन्हें जबरन घर से बाहर निकालने की कोशिश की। मारपीट की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने थाना में जेएम के स्थानीय नेताओं के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। बता दें कि सोनारी थाना अंतर्गत ओल्ड सोनारी बस्ती के होल्डिंग नंबर 2370 विकास भवन निवासी 73 वर्षीय अमृत कुमार गुप्ता के घर में जबरन घुसे कुछ लोगों ने उनके व उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकालने की कोशिश की। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित अमित कुमार गुप्ता इस घटना के संबंध में सोनारी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया है। एफआईआर में अमित ने बताया है कि 26 अप्रैल को दोपहर 11:30 बजे के करीब सिद्धगौड़ा फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी शैलेंद्र पांडे 15-20 अन्य लोगों के साथ जबरन उनके घर में घुस आए। उनमें स्थानीय नेता युग कुमार, साधु सिंह, सोमनाथ सिंह आदि भी शामिल थे। सभी ने उनके साथ मारपीट की। यही नहीं, शोर सुनकर वहां पहुंची उनकी पत्नी को भी पीटा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया। सोनारी पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है। पूरा मामला बताइए। मैं अमृत कुमार गुप्ता, कल अज्ञात 15 से 20 आदमी मेरे घर में घुस के एक मेन आदमी का मैं नाम जानता हूं, जिसका नाम है शैलेंद्र पांडे, बारीडी निवासी है। आपको फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है और उसका और कोई एड्रेस है ठीक से याद नहीं है। किस बात के लेकर मारपीट किया होगा? मारपीट हमको डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए, प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाने के लिए, प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के लिए। अच्छा, पहले भी कभी बकझक हुआ था कुछ? हाँ, वो कई बार आया, कई बार गया। अच्छा, क्या बोलता है आके? बार आके बोलता है ये वाला घर हम खरीद लिए हैं। हाँ, हमको कब्जा चाहिए। ये वाला घर खरीद लिए हैं, हमको कब्जा चाहिए। और कब्जा है जो जिससे खरीदो उसको बोलो ये कब्जा दे दे। ये घर आपका है? हाँ, किस करो। मैं ये मेरे पिताजी का घर है। मैं शुरू से मैं और मेरा पिताजी 40 साल से हम यहीं पर हैं। मेरा पिताजी छोटा सा ही घर था, इसको मैं धीरे धीरे अपना
कंपनी में काम करता था। उस समय मैं इसको ले के बनाया, इस घर को सजाया, समझे ना। अभी इसमें 3 हिस्सा है, हिस्सा के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। ऑलरेडी मेंशन है विल में कि ये विल 3 आदमी का है, ये तीनों में ही खरीद बिक्री होगा। शैलेंद्र पांडे इसमें घुस गया और घुसने के बाद में अब उसको भी कब्जा करने मांगता है। कल अमृत कुमार गुप्ता हैं जो कार्मेल स्कूल के पीछे रहते हैं सोनारी थाना क्षेत्र में, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया जिसमें उन्होंने बतलाया कि शैलेंद्र कुमार पांडे अपने 15-20 सहयोगी के साथ उनके घर में घुसकर हरवे हथियार के साथ हमला किए, जिससे उन्हें तथा उनके परिजन को हल्का फुल्का चोट आया है। उसी का हम लोग FIR दर्ज किए। कितनी बजे की घटना है सर? कल 11:30 बजे दोपहर की घटना है ये। जब ये घर पे थे तो करीब 10-15 आदमी लोग घुस के इनके घर का ताला तोड़ दिए, जिसमें इनके भाईदार लोग रहते हैं, और भाईदार उस समय था नहीं, ताला तोड़कर उसके अंदर घुस गए ये लोग। उसके बाद जब पुलिस आई तो फिर सब लोग निकल गए। CCTV फुटेज भी आया क्या सर? हाँ, CCTV फुटेज इनके द्वारा दिया गया है, हम लोग जाँच करके उसमें आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं अतिरिक्त कृषि कर के खिलाफ सिंहभूम चैम्बर के धरना प्रदर्शन की। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने राज्य सरकार के 2% अतिरिक्त कृषि कर वसूलने के फैसले के खिलाफ बुधवार को DC ऑफिस पर प्रदर्शन किया। इस दौरान चैम्बर की ओर से DC को राज्यपाल एवं CM को संबोधित ज्ञापन सौंपकर कृषि कर से संबंधित बिल वापस लेने की मांग भी की गई। बता दें कि विगत माह राज्य सरकार ने विधानसभा में कृषि कर के रूप में 2% अतिरिक्त कर लेने का प्रस्ताव पारित कराया था, लेकिन बिल पारित होने के बाद से ही पूरे राज्य के खाद्यान्न कारोबारी एवं व्यावसायिक संगठनों ने उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न संगठन इसके विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। इसी क्रम में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुधवार को जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बिल का विरोध करते हुए उसको वापस लेने की मांग की गई है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मोनका ने बताया कि इससे न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा बल्कि ग्राहकों को भी अतिरिक्त कर चुकाना पड़ेगा, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि कर के जरिए राजस्व बढ़ाने से सरकार की किरकिरी भी होगी। राजस्व बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि बिल वापस होने तक व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा। 24 मार्च को झारखंड विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में बाजार शुल्क 2% लगाने का प्रावधान किया गया। वैसे ही ये 24 तारीख को विधेयक पास किया गया विधानसभा में। 25 तारीख को अलग अलग व्यापारियों का सबका समाचार रहने लगा कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि 1 अप्रैल से 2% बाजार शुल्क लगेगा। अगर विरोध करना पड़े तो किसी हद तक विरोध करेंगे, क्योंकि ये 2% शुल्क लगने से न सिर्फ इंस्पेक्टर राज को बढ़ोतरी होगी बल्कि व्यापार को भी नुकसान होगा और आम जन जागरूक को भी काफी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सभी व्यापारी आज एकजुट होकर यहाँ धरना दे रहे हैं और इसके बाद डीसी मैडम को विज्ञापन सौंपेंगे। 25 तारीख इस कार्यक्रम के बाद 27 तारीख को हम लोगों ने खाद्यान्न व्यापारियों की बैठक चैम्बर में बुलाई और रविवार होने के बावजूद काफ़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। उसी बैठक के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और अब ये विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा हस्ताक्षर होकर, और उनके हस्ताक्षर के उपरांत ही ये बजट होगा तब ये लागू हो पाएगा। हम लोगों ने तुरंत बैठक के बाद महामहिम राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया। 28 सिंहभूम चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी के साथ और अन्य पदाधिकारियों के साथ महामहिम राज्यपाल जी से मिला और उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि इस तरह से ये काला कानून जो कि किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है, उसको पारित कराया गया है। महामहिम राज्यपाल ने बहुत गंभीरतापूर्वक हम लोगों की बातें सुनी और इस बीच जैसे जैसे बातें पूरे राज्य में फैली, पूरे राज्य के खाद्यान्न व्यापारी और अन्य व्यापारी संगठन बोलबंद होने लगे और सबने इस काले कानून का विरोध पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से किया। और फिर पिछले दिनों रांची में एक राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया कि सारे जिलों में के
नामित प्रेषित एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसी के क्रम में आज सिंधु चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार मंडल प्रतिनिधि और समस्त खाद्यान्न व्यापारी और जमशेदपुर के व्यापारी यहाँ पर उपस्थित हैं और इस काले कानून का हम सबको घोर विरोध करते हैं। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के कदमा मरीन ड्राइव में चले अतिक्रमण हटाओ अभियान की। जमशेदपुर में बुधवार को कदमा मरीन ड्राइव के किनारे टाटा लीज की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जमशेदपुर सीओ के साथ 4 अन्य दंडाधिकारियों की मौजूदगी एवं व्यापक सुरक्षा के बीच 3 जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 2000 वर्ग मीटर में निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन को ध्वस्त करा दिया गया। जमशेदपुर में इन दिनों खूब बुलडोजर चल रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ ही टाटा स्टील की ओर से भी लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। टाटा लीज की जमीनों पर जहां तहां अतिक्रमण हुआ है। जिला प्रशासन के सहयोग से वहां टाटा स्टील का बुलडोजर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने में जुटा हुआ है। बुधवार को कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य मार्ग के किनारे टाटा लीज की करीब 2000 वर्ग फीट में बन रहे व्यावसायिक भवन को प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया। 4 दंडाधिकारियों, बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं 3 जेसीबी मशीनों के साथ टाटा स्टील के पदाधिकारियों को लेकर पहुंचे जमशेदपुर के सीओ ने निर्माणाधीन भवन को तुड़वाया। शुरू में भवन निर्माताओं की ओर से हल्का विरोध भी हुआ, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें वहां से हटाने के बाद तोड़फोड़ का काम शुरू कराया। जेएनसी के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि उक्त स्थान पर पहले भी कई बार भवन निर्माण पर रोक लगाई गई थी, किंतु भवन निर्माण का काम जारी रहा। इसके बाद सीओ कोर्ट में चले अतिक्रमणवाद के बाद आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कदमा स्थित थाना क्षेत्र में है और यहाँ पर पहले भी नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा नोटिस दिया गया था और प्लिंथ जब काम हो रहा था फाउंडेशन वगैरह तभी 2-3 बार काम रुकवाया गया था, मगर कहीं ना कहीं ये उस प्रकार के लोग हैं जो कि अपनी साख बनाने के लिए प्रशासन को चुनौती देते हैं और बीपीएल वाद होने के उपरांत सीओ कोर्ट में इसका फैसला लोग कुछ कागजात जब्त नहीं कर पाए, तो आज अतिक्रमण वाद चला करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये काफ़ी बड़ा 50 बाई 40 का एक कॉमर्शियल प्लेस बनाया जा रहा था, जिसको आज तोड़ा जा रहा है। सीओ साहब के अध्यक्षता में 4 और बड़ी दंडाधिकारी यहाँ पर हैं मौजूद और भारी मात्रा में पुलिस और टाटा स्टील के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सब मौजूद हैं। 3 जेसीबी के माध्यम से तोड़ किया जा रहा है। आइए बात करते हैं नेताजी की अस्थियां जापान से मंगाने के आग्रह को लेकर शुरू विवाद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों द्वारा सरकार से जापान के रेनकोजी मंदिर में रखा नेताजी का अस्थि कलश मंगाने का आग्रह किए जाने पर नेताजी सुभाष मंच झारखंड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंच ने सवाल उठाया कि अब तक जापान में प्लेन क्रैश की बात को ही नकारने वाले बोस परिवार को अचानक यू टर्न क्यों लेना पड़ा। कोलकाता से प्रकाशित अखबारों में छपी खबरों के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी नेताजी की अस्थियां भारत मंगाने की मांग करते हुए कहा है कि नेताजी की पुत्री अनीता पफ उनका अंतिम संस्कार करना चाहती हैं। नेताजी सुभाष मंच झारखंड के अध्यक्ष पीके नंदी व सदस्य राजू कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोस परिवार की इस पहल का कड़ा विरोध किया है।
उन्होंने कहा कि बोस परिवार अब तक 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत होने की बात पर विश्वास ही नहीं करता था। अब लोग अचानक यू टर्न लेकर रेनकोजी मंदिर से नेताजी की अस्थियां मंगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बोस परिवार पहले गलत था या अब गलत बोल रहा है। बोस परिवार को अब ऐसे क्या सबूत हाथ लग गए जिनसे उनका विश्वास बदल गया है। उन्होंने उनकी मांग का विरोध करते हुए कहा कि उनकी इस पहल से पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश के नेताजी के प्रशंसकों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शहनवाज कमीशन और खोसला कमीशन की रिपोर्ट भी बिल्कुल निराधार थी, जिसमें अनेक त्रुटियां थी। यह बात 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी सदन में कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास भी इसके ठोस प्रमाण नहीं है कि नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था। कल दिनांक 26/4/2022 को कोलकाता के अखबार में एक जो सो विज्ञप्ति, एक जो सो रिपोर्ट उसमें से निकला था, जिसमें बसु परिवार मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बसु का परिवार के व्यक्तियों ने वो लोग जो है सो ये जो सो अपना स्टेटमेंट दिया कि वो लोग हम लोगों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखे हैं माननीय प्रधानमंत्री को कि नेताजी सुभाष चंद्र का जो चिताभस्म जो जापान रेनकोजी मंदिर में है उसको लाया जाए और जो है सो उनका एकमात्र बेटी अनीता पॉफ के द्वारा उसका अंत्येष्टि किया जाएगा। यही बसु परिवार के व्यक्ति कुछ दिन पहले तक मतलब बहुत वर्षों तक ये बोलते आ रहे हैं कि नहीं, उनका जो है सो प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, उनका 18 अगस्त 1945 में देहांत नहीं हुआ था प्लेन क्रैश में। लेकिन आज उन लोग उसी चीज में पूरा एकदम यू टर्न ले लिए, यू टर्न लेकर के उन लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये जो है सो प्लेन क्रैश हुआ था। ये अचानक कहां से ये लोग बदल गए? क्या राज है इसमें? क्या किसी राजनीतिक दबाव है या किस चीज का दबाव है या जो है सो संपत्ति का बात है न क्या है? और जो बेटी को उन लोग सामने ला रहे हैं, आज तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बेटी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शादी हुआ, उसी का कोई प्रूफ दिखा दे। जो है सो नेताजी का जो डेथ हुआ था, तो इसके पहले जो मोरारजी देसाई यहाँ पर है, देखिए मोरारजी देसाई जो स्टेटमेंट दिए थे 1977 3 अगस्त को जो स्टेटमेंट दिए थे सदन में, क्या वो गलत था? वो इस चीज से नाखुश थे। मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब कहते कि इसमें ये जो रिपोर्ट है, किसका रिपोर्ट? शहनाज कमीशन रिपोर्ट और खोसला कमीशन का रिपोर्ट में असमांतर है, इसमें हम संतुष्ट नहीं है। आइए बात करते हैं नेताजी की अस्थियां जापान से मंगाने के आग्रह को लेकर शुरू विवाद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों द्वारा सरकार से जापान के रेनकोजी मंदिर में रखा नेताजी का अस्थि कलश मंगाने का आग्रह किए जाने पर नेताजी सुभाष मंच झारखंड ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंच ने सवाल उठाया कि अब तक जापान में प्लेन क्रैश की बात को ही नकारने वाले बोस परिवार को अचानक यू टर्न क्यों लेना पड़ा। जमशेदपुर के सामर्थ्य वेलफेयर ट्रस्ट के एक दल ने आदित्यपुर न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय पहुंचकर वहां के बच्चों के साथ पृथ्वी सप्ताह मनाया। इसमें संस्था के अध्यक्ष पल्लवी दीप के साथ इसके तहत उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ पृथ्वी की रक्षा करने की शपथ ली। इस दौरान उनके साथ स्कूल की प्रधानाध्यापिका संध्या प्रधान, शिक्षिका गीता कुमारी, गीता राय, पूनम गुप्ता, रंजना कुमारी, अमिता प्रधान, पूजा, विजय झा, भावर तारण आदि भी शामिल रहे। संस्था के अध्यक्ष पल्लवी दीप ने बच्चों को बताया कि पृथ्वी बचेगी तभी हम भी बच पाएंगे। मनुष्य जल नभ में न रहकर पृथ्वी पर रहता है, इसलिए उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने इस दौरान बच्चों को बिजली पानी का दुरुपयोग न करने, प्लास्टिक का प्रयोग न करने, मिट्टी को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने, मैदानों के किनारे किनारे पीपल, बरगद जैसे घने पेड़ लगाने के सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियां होने तक संस्था विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को पृथ्वी का महत्व बताएंगी एवं उसकी रक्षा कैसे की जाए इस संबंध में उनको जागरूक भी करेंगी। अब बात करते हैं साकची गोल चक्कर में आग लगने से मची अफरा तफरी की। जमशेदपुर के साकची गोल चक्कर के घेरे में आग लग जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। गोल चक्कर के पास ही 2 पेट्रोल पंप होने के कारण वहां लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में सूचना पाकर वहां पहुंची फायर ब्रिगेड के दल ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। गोल चक्कर के घेरे से अचानक भारी धुआं उठना शुरू होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गोल चक्कर के पास ही दो पेट्रोल पंप अवस्थित होने के कारण लोगों में भय का माहौल कायम हो गया। बताते चले कि गोल चक्कर को टाटा स्टील द्वारा घेर दिया गया है, जिसके अंदर काफी कचरा जमा हो गया था। बुधवार सुबह 11 बजे के करीब उसी में अचानक आग लग गई। आग लगी देख लोग वहां से भागने लगे। उधर आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं आगामी अक्टूबर में झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की घोषणा किए जाने की। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आगामी अक्टूबर महीने में अपना तीसरा 3 दिवसीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करेगा। 12 से 15 अक्टूबर तक जमशेदपुर में आयोजित होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में देश भर के फिल्म निर्माता शामिल होंगे। संस्था के अधिकारियों ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। कोरोना काल के विगत 2 वर्ष की खामोशी के बाद जनजीवन एक बार फिर सामान्य होने लगा है। इसी क्रम में झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने आगामी अक्टूबर महीने में अपना तीसरा 3 दिवसीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। संस्था के फाउंडर राजू मित्रा ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संस्था के संरक्षक पूर्वी घोष, संरक्षक सुखदेव महतो, एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर विपेंद्र सिन्हा, मोहम्मद निजाम, उदय साहू, दीपिका बनर्जी के निशान व टेक्निकल मेंबर मनमोहन मिश्रा, मोनालिसा मिश्रा, रिचू सिंह, अभिषेक सांगडी, अमित सिंह आदि भी मौजूद रहे। राजू मित्रा ने बताया कि आगामी 12 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए आगामी 30 अप्रैल पहली एवं 31 जुलाई दूसरी डेडलाइन रखी गई है। फेस्टिवल के लिए फिल्मों की 3 श्रेणियां तय की गई है, जिसमें नेशनल, झारखंड कैटेगरी एवं इंटरनेशनल विंडो, जिनमें पूरे देश से फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ ही म्यूजिक एल्बम भी शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिल्में जमा करने के लिए www.jnff.in एवं फिल्म फ्री वे filmfreeway.com/JNFF पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अक्टूबर महीने में 12 से लेके 15 अक्टूबर तक जमशेदपुर में होने वाला है, जिसमें जितने भी हमारे झारखंड के फिल्म मेकर्स हैं और इंडिया से और भी जो फिल्म मेकर्स हैं, सब यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ हम मनाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, इसमें देश विदेश के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सब आएंगे हमारे इस फिल्म फेस्टिवल में। और इसमें एक मास्टर क्लास भी हम लोगों ने इस बार ऑर्गेनाइज किया है। हालांकि हर साल करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा स्पेशल होगा कि जो भी नए फिल्म मेकर्स हैं उनको हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो उनको फिल्म के टेक्नीशियन जो है, उसमें जो डायरेक्टर्स हैं, कैमरामैन, उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से सार्थक फिल्में बनाई जा सकती है, कम बजट की फिल्में कैसे बनाई जा सकती है, ये सारी बातें हैं इसमें। और आगामी 30 अप्रैल इसकी पहली डेडलाइन है और सेकंड डेडलाइन है 31 जुलाई। और भी डेडलाइंस आएंगे जो हम आपको समय समय पे बताएंगे। 15 अक्टूबर को अवार्ड नाइट होगा, जो हम कोशिश करेंगे शाम को 6 बजे से लेके रात के 10 या 11 बजे तक हम इसका समापन कर सकें। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संरक्षक पूर्वी घोष, मोहम्मद निजाम व अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल के आयोजन, उसके महत्व एवं उसकी तैयारियों की जानकारी दी। हम लोग का झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल 3rd महोत्सव झारखंड में होने वाला है अक्टूबर महीना में। तो इस बार का खासियत ये है कि लोगों का, हम लोग पिछले बार जब इम्तियाज़ अली आए थे, इतना क्रेज़ था कि हम लोग एक हॉल में पब्लिक को पूरा सीट नहीं दे पाए बैठने के लिए। तो हम लोग का भी सोच है कि ओपन में हम लोग इसको करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।